डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है हिंदी बीए द्वितीय वर्ष का मुख्य गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDM-S 203। इस पेपर के अंतर्गत हम इकाई 1 से लेकर 7 तक की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 8 की। इकाई 8 जिसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था। अगले 2 भाग की बात हम अगले लेक्चर में कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं भाग 3 की। इकाई 8 जिसका नाम है अंधेर नगरी नाटकीय वैशिष्ट्य का विश्लेषण, जिसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार से थी। भाग 1 और भाग 2 की बात हम कर चुके थे, जिसमें भाग 1 में हमने उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी, प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी की विशेषताएं, इसकी बात हम विस्तार से कर चुके हैं। फिर भाग 2 की बात भी हमने की थी, जिसमें अंधेर नगरी की अभिनेता की विशेषताएं, जिसमें क्या क्या था, तो संवादों की नाटकीयता, चरित्रों की स्पष्टता, ये सारे मुद्दे उसमें हमने देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं भाग 3 की। भाग 3 की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से थी, जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की प्रमुख विशेषताएं। अब नाट्य शिल्प की प्रमुख विशेषताओं में कौन कौन सी आएगी, तो सबसे पहली है एकांकी संरचना, फिर है हास्य और व्यंग्य का कुशल प्रयोग, चरित्र चित्रण में प्रतीकात्मकता, संवाद प्रधानता, घटनाओं की सघनता और गति, दृश्य रचना की सरलता, लोक तत्वों का समावेश, और अंत में आएगा नैतिक संदेश का समावेश और निष्कर्ष। इसके बाद हम भाग 4 की बात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसकी रूपरेखा भी हम अभी देखते हैं, जिसमें प्रमुख पात्रों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो साधु यानी कि जो गुरु है वो, चेला, राजा, मंत्री, फरियादी, कल्लू बनिया जो सेठ हैं, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और जनता, अन्य छोटे मोटे जो पात्र आते हैं, उन सबका परिचय हम भाग 4 में प्राप्त करेंगे। भाग 3 की अगर हम बात करें तो इस इकाई के अंतर्गत हमने भाग 3 में जो बात की हुई है, अब इसमें हम देखने वाले हैं अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की प्रमुख विशेषताएं। नाट्य शिल्प कथा के बारे में हम विस्तार से बात अगले लेक्चर में विस्तार से कर चुके हैं कि अंधेर नगरी जो है उसके नाटक के 6 दृश्य हैं। 6 के 6 दृश्य में घटना किस प्रकार से आगे बढ़ती है, कथा वस्तु क्या है, इसकी बात हम विस्तार से कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नाट्य शिल्प की। तो शिल्प की विशेषताएं हैं, उसमें सबसे पहले आता है एकांकी संरचना। एकांकी संरचना, उसमें यह नाटक का जो आकार है वह छोटा है। मतलब अंधेर नगरी नाटक जो है उसकी जो शिल्पगत विशेषताएं हैं उसकी बात हम विस्तार से यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे प्रमुख जो उसकी विशेषताएं हैं वह एकांकी संरचना की है। तो यह जो नाटक है वह बहुत ही छोटा है, इसे संप्रेषणीय और प्रभावशाली बनाता है। अब नाटक का आकार छोटा है तो इसके लिए उसके संप्रेषण में दिक्कत नहीं आती है और प्रभावशाली बनाता है। छोटा होने के बावजूद इसकी घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से संतुलित और सशक्त है। ऐसा नहीं है कि पात्र का आकार मतलब जो नाटक है उसका आकार छोटा है तो उसके संप्रेषण में कहीं पर भी बाधा हमें देखने को नहीं मिलती। छोटा होने के बावजूद भी कथा अपने आप में पूर्ण है। जो बात लेखक को करनी थी वह बात छोटे आकार के होने के बावजूद भी संप्रेषण उसका पूरा का पूरा उन्होंने अपने विचार का संप्रेषण पूरा का पूरा उसमें किया गया है। मतलब छोटा होने के बावजूद भी पात्र संदेश और पूरी तरह संतुलित और सशक्त है। फिर आता है हास्य और व्यंग्य का कुशल प्रयोग। इस नाटक में हास्य और व्यंग्य का कुशल प्रयोग किया गया है। यह हमने पिछले लेक्चर में भी बात इसकी की हुई थी कि अंधेर नगरी जो नाटक है उसमें वह एक प्रहसन है और हास्य व्यंग्य प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। नाटक का शिल्प हास्य से भरपूर है, लेकिन इसके पीछे व्यंग्य की धार भी छुपी हुई है। हास्य तो है ही, हम जब देखते हैं कि कोई भी नाटक हो, एकांकी हो, कोई भी रचना हो, इसमें अगर हास्य है तो
हमें उसको देखकर हंसी आएगी, लेकिन इस नाटक में उस हंसी के पीछे एक करारा व्यंग्य भी छिपा हुआ है, जिसमें लेखक को अपने व्यंग्य के माध्यम से समाज सुधारना का इसमें संदेश दिया गया है। पात्रों की मूर्खतापूर्ण गतिविधियां, राजा का न्याय, गुरु और चेले का संवाद, जो एक व्यंग्य प्रधान हास्य भी व्यक्त करता है। सिर्फ व्यंग्य करना ही नहीं, हास्य के माध्यम से उनको एक संदेश दिया जाए। फिर तीसरा है चरित्र चित्रण में प्रतीकात्मकता। अब पात्र जो है, सभी पात्र के द्वारा लेखक ने एक प्रतीकात्मक शैली से इसमें अपनी घटना आगे बढ़ाई है। सभी पात्र है वो कहीं ना कहीं उसका कोई प्रतीक हमें देखने को मिलता है। जैसे राजा जो है वह मूर्खता का प्रतीक है, मंत्री जो है वो चाटुकारिता का प्रतीक है, सेठ कसाई आदि जो है वो भ्रष्ट समाज का या और गुरु जो है वो विवेक का प्रतीक है। सभी पात्र, जो भी पात्र इसमें आपको देखने को मिलते हैं, राजा है, मंत्री है, कसाई है, सेठ है, गुरु है, तो इन सारे पात्रों के माध्यम से लेखक ने किसी ना किसी प्रतीक का उपयोग इसमें किया है। यानी कि इसके माध्यम से, पात्र के माध्यम से हमें एक प्रतीक देखने को मिलता है। राजा जो है वह मूर्खता का प्रतीक है, चाटुकारिता करता है कौन? मंत्री। सेठ कसाई आदि भ्रष्ट समाज का प्रतीक है, और गुरु विवेकहीन है, उसमें विवेक देखने को मिलता है। इन प्रतीकों के माध्यम से समाज की विभिन्न विडंबनाओं को उभारा गया है। ये सारे जो प्रतीक हैं, अंधेर नगरी नाटक को हम जब हम उसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज की स्थिति में भी वह नाटक उतना ही प्रासंगिक देखने को मिलता है। अब इतना प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि यह प्रतीकात्मक नाटक है। उस समय जो पात्र थे वही पात्र, उनका प्रतीक आज भी हमें देखने को मिलता है। आज भी हमें समाज में चाटुकार लोग मिल जाते हैं। आज भी हमें जो शासक हैं उसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। और गुरु के भांति ही आज भी ऐसे कई प्रतीक है जो विवेकी हैं, जो समाज को एक नई राह दिखाने के लिए सक्षम हैं। और सेठ कसाई आदि जो पात्र हैं वो भ्रष्ट समाज का जिस प्रकार से एक प्रतीक है, तो आज भी कई लोग भ्रष्ट समाज का प्रतीक आज भी हमें देखने को मिलता है, जो भ्रष्ट समाज के अंश हैं। तो प्रतीक योजना के माध्यम से कोई भी रचना अपने काल से आगे का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसी कारण यह जो रचना है वो आज भी इतनी ही प्रासंगिक देखने को मिलती है। अब ये जो सारे जो प्रतीक है उनके माध्यम से समाज की विभिन्न विडंबनाओं को उभारा गया है। चौथा है संवाद प्रधानता। यह नाटक जो है वो संवाद प्रधान है। संवाद के द्वारा कथा आगे बढ़ती है। नाटक संवाद प्रधान है जिसमें व्यंग्यता छिपी है। संवादों में लोक भाषा, कहावतें और सरलता आम जनता की जो संवाद है उनसे सीधे जुड़ते हैं। मान लीजिए कि कहावत का उपयोग किया गया है। कहावत कैसी होगी? जो उस समय के समाज जो है वहाँ उनकी जो व्यवस्था होगी उनको देखते हुए उस समय की जो भाषा थी, उनकी जो कहावतें थी, उनका प्रयोग लेखक ने अपनी रचना में किया है। तो इससे होगा क्या कि आम जन जो है वह भी इस कृति के साथ जुड़ेंगे, उसको देखने के लिए चाहेंगे। यह एक नाटक है, तो नाटक है उसका मंचन होगा, और उस मंचन जब उसका हो रहा है तो आम जनता भी उसको देखने के लिए जा सके, उसको समझ सके। तो लेखक ने इसीलिए लोक भाषा का और कहावत का प्रयोग इस नाटक में किया है, ताकि साधारण जो जनता है उसके लिए भी उसको समझना सुलभ हो। फिर है घटनाओं की सघनता और गति। घटनाएं तीव्र गति से घटित होती हैं। बाजार भ्रमण, राजा का न्याय, फांसी का निर्णय, सब कुछ तेजलई से होता है। इससे नाटक में कहीं भी बोझिलता नहीं आती। अब नाटक जो है, मान लीजिए कि उसकी गति जो है, गति में बाधा आ गई तो देखने वाले दर्शक उसको देखते देखते उब जाएंगे। दर्शक को आपको रुचि उनकी बढ़ाए रखनी है नाटक के प्रति, तो आपको नाटक को गति से आगे बढ़ाना होगा, ताकि दर्शक का जो ध्यान है वो भटके नहीं और उनकी पूरी रुचि नाटक के प्रति रहे। तो नाटक इस प्रकार से लिखा गया है, इसका आकार छोटा है और छोटा होने के कारण यह प्रभावशाली भी देखने को मिलता है। और घटनाएं जो है वो तीव्र गति से आगे घटित होती हैं, जैसे बाजार का भ्रमण है, राजा का न्याय है, फांसी का निर्णय। तो एक के बाद एक 6 दृश्य हैं और 6 के 6 दृश्य गति से आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण साधारण जो लोग हैं, जो दर्शक गण हैं, वह इसको देखकर उबते नहीं, उनकी रुचि इस पर बनी रहती है। दृश्य रचना की सरलता।
अब इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं वह एकदम सरल है। किसी भी व्यक्ति को अगर अंधेर नगरी नाटक का मंचन करना हो तो आसानी से उस नाटक का मंचन कर सके, उतने सरल दृश्य इसमें देखने को मिलते हैं। नाटक की मंच व्यवस्था अत्यंत सहज है। दृश्य जो है उसमें बाजार, दरबार आदि जो दृश्य है उसको आसानी से दर्शाए जा सकते हैं। किसी को भी अंधेर नगरी नाटक का मंचन करना हो तो बाजार का दृश्य उनको दिखाना होता है, जंगल का साधारण सा दृश्य वो दिखा सकते हैं, फिर दरबार जो है उसका दृश्य भी दिखा सकते हैं। सबके जो पोशाक हैं, साधु है तो उसका पोशाक एक हमारे दिमाग में छवि रहती है कि वो भगवा वस्त्र धारण करके आएंगे, राजा का पोशाक कैसा होगा, मंत्री कैसे दिखेंगे, कोतवाल कैसा होगा। तो इनके जो पोशाक हैं उनके माध्यम से भी हम सरलता से दृश्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर है लोक तत्वों का समावेश। अब नाटक में लोक भाषा, लोक संवाद, कहावतें तथा लोक परिप्रेक्ष्य विद्यमान है, जिससे यह आम दर्शक के लिए रुचिकर बन जाता है। हमने आगे भी बात की कि आम जनता के लिए कोई भी नाटक रुचिकर कब बनेगा, जब लोक संवाद, लोक कहावतें, वो लोक परिप्रेक्ष्य उसमें विद्यमान रहेगा। अगर साधारण लोगों को लगेगा कि नहीं हमारी बात भी इसमें की गई है, हमारा जो पक्ष है वो भी इस कृति में रखा गया है, तब उसकी रुचि उस कृति के प्रति बढ़ेगी और वह उसको पढ़ेगा या उसको देखेगा। तो नाटक है या तो उसको पढ़कर या उसका मंचन किया जाता है आम जनता तक पहुंचाने के लिए, संप्रेषण करने के लिए। तो दोनों ही तरीके से अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़ लेगा, लेकिन यदि पढ़ा लिखा ना भी हो तो उसको देखकर आम व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उसको समझ सके। लेखक ने ऐसी भाषा का प्रयोग अपने नाटक में किया है। अंतिम बिंदु है नैतिक संदेश का समावेश। अब कोई भी लेखक रचना लिखता है तो उसमें किसी ना किसी संदेश का समावेश आपको देखने को मिलता है। समाज सुधारना के लिए अपना कुछ संदेश तो उस पर रखेगा ही रखेगा। नाटक के अंत में गुरु की चेतावनी। अब गुरु ने चेतावनी क्या दी हुई थी अपने शिष्य को कि सेंत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कदेश में कबहू न कीजे बास। लेखक अपने पात्र के द्वारा, मतलब जो गुरु हैं उनके द्वारा अपने शिष्य को चेतावनी देते हैं कि जहाँ पर सभी चीज़ों के दाम एक समान हो वहाँ पर हमें रहना नहीं चाहिए। अब ऐसे जो संवाद है उसके माध्यम से नीति और विवेक का संदेश दिया गया है। अब लेखक जो है ऐसे संवाद के माध्यम से उस समाज को, यानी उस समाज को कहे या कि अब के समाज की बात करें तो लेखक ने ऐसे समाज के माध्यम से नीति और विवेक का संदेश दिया है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प सरल, प्रभावशाली, व्यंग्यात्मक और सांकेतिक है। इसकी संवाद प्रधानता, प्रतीकात्मकता, घटनाओं की गति और हास्यपूर्ण प्रस्तुति इसे एक उत्कृष्ट प्रहसन और मंचीय नाटक बनाता है। हमने पूरी बात इसकी आगे की कि किस प्रकार से इसकी संवाद, इसकी प्रतीकात्मकता इसको सजीव बनाते हैं। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम जब बात करेंगे तो अंधेर नगरी के जो प्रमुख पात्र है उसकी बात भी विस्तार से हम करेंगे। भाग 3 में हमने शैलीगत शैलीगत जो पक्ष थे उसको हमने देख लिया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनके सभी पात्रों की और पात्रों के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। नाटक का तृतीय भाग यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे चौथे भाग के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः